नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पर। बेटा जैसे कि आपको पता है हमारा टाइम टेबल MWF और TTS रहता था, लेकिन बच्चा थोड़ा सा माइक का इश्यू होने की वजह से, क्योंकि अभी रिसोर्सेज थोड़े कम है। आप देख रहे हो बेटा चैनल लिया है, आप सब सपोर्ट करोगे तभी नए नए रिसोर्सेज आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, है ना। तो थोड़ा सा माइक का इश्यू हो गया था, इस वजह से बच्चा हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन बच्चा उसके बदले वीडियो आज हमने यानी कि संडे को अपलोड कर दिया। तो थोड़ा सा बेटा वॉइस इश्यू लगे तो आप कनेक्ट करना, ठीक है। कल से वो इश्यू आपको क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमने दूसरा माइक ऑर्डर कर दिया। तो बच्चे जल्दी से देखते हैं हम अपने चैप्टर को। आज इस चैप्टर में हम बड़ी ही खास बात पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा सम्राट, सोचा कभी, सुनो एक बार और ध्यान लगाना, एक ऐसा राजा, एक ऐसा सम्राट जो किसी टाइम पे काफी क्रूर हुआ करता था। क्रूर का मतलब जानते हो ना, काफी हिंसक हुआ करता था। क्या आप समझ सकते हो कोई एक ऐसा राजा जिसकी बुद्धि एक ही साइड घूमी हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठे करने हैं, वो राजा अचानक से सुधर जाए, यानी कि वो युद्ध करना छोड़ दे, वो अपनी जमीनें हथियाना छोड़ दे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ सम्राट अशोक के साथ। कौन से युद्ध के बाद बेटा? कलिंग युद्ध के बाद। ये बेसिकली जो कलिंग युद्ध है बेटा, ये 261 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया और इस युद्ध में आप सोचो लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को कैदी बनाया गया। उसके बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, सम्राट अशोक का हृदय बदला, उन्होंने अपनी क्रूर नीति को छोड़कर किस नीति पर आ गए बेटा? अपनी बड़ी ही साधारण और अहिंसा की नीति अपनाने लगे। उसके बाद जब उन्होंने देखा ना यार कितने सारे पुरुष जमीनों पर लाशों के रूप में पड़े हैं, कितनी सारी महिलाएं रो रही हैं, कितने सारे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवाएं हो गई हैं, ये सब देख के उनका कलेजा बिल्कुल फट सा गया। उनके अंदर एक भावना आई, यार क्यों मैं युद्ध लड़ रहा हूं, आखिरकार केवल साम्राज्य के लिए जो मेरे साथ कहीं जाएगा भी नहीं। इसीलिए बेटा इस सम्राट अशोक से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, जिंदगी में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो जो आप किसी को लूटते हो, किसी से कुछ छीनते हो, किसी का मर्डर कर देते हो या हिंसा करते हो, ये सारी चीजें बेटा कहीं नहीं जाएंगी। तो ये कोई भी काम ना करें। तो ऐसे ही राजा की कहानी, और उस राजा ने एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, मौर्य साम्राज्य। आप फिर क्वेश्चन आता है मन में, क्या सर ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक ने ही की थी? नहीं बेटा, मौर्य साम्राज्य की जड़ें उनकी दादा के टाइम से दिखाई देती, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बेटा मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। ठीक है, हम चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्या सर, अच्छा क्या सर इसके पहले कोई डायनेस्टी थी? जी बच्चा बिल्कुल थी। इससे पहले भी एक डायनेस्टी चला करती थी, नंद वंश। कौन थी? नंद वंश। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसे क्या कहा गया बच्चा? मौर्य साम्राज्य कहा गया। ये क्या सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अकेले ही काम कर दिया? बच्चा उनके साथ थे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, जिनका नाम था क्या? चाणक्य। नाम तो सुना ही होगा। चाणक्य की जो पॉलिटिक्स की नीति होती है या जो राजनीति की नीति होती है वो कभी गलत साबित नहीं होती। इन्हें अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्ता। ठीक है, इनकी एक बड़ी फेमस पॉलिसी बताता हूं बेटा आपको, साम दाम दंड भेद। आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद के बारे में। साम दाम दंड भेद की नीति का मतलब क्या है? किसी को समझाना है तो पहले शांति से समझाना, भाई मान जा, नहीं माना दाम दे दो, पैसा दे दो, पैसे के आगे हर कोई बिकता है। चलो कोई बड़ा ईमानदार हुआ, दंड दो, सजा दो, फिर भी ना माना तो जो उसके साथ खड़ा है उन दोनों का साथ तोड़ दो, भेद डाल दो। ये नीति कभी गलत साबित नहीं होती। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए भी भेद की नीति का इस्तेमाल किया था, जानते होंगे। क्लियर हुई बात? तो इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े गुरु जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे तो चंद्रगुप्त मौर्य की हार का तो सवाल ही नहीं बनता था। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद बेटा जो ये साम्राज्य बना, इसमें हमें कुछ वर्ड को जानना चाहिए। जैसे कि पहले हमें एक जानना चाहिए, अभिलेख क्या होता है? क्या चीज?
सर अभिलेख क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इसे इंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? अभिलेख क्या होता है? तो बच्चा आपसे अगर हम जब मौर्य साम्राज्य था उस समय की बात करेंगे, ठीक है, उस समय बेटा सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लेना, ना कागज था ना ही कलम था। जब कागज कलम नहीं था तो क्या, अच्छा सर ऐसा कुछ नहीं था तो क्या लोग इतिहास लिखते नहीं थे? बेटा ऐसा नहीं होता, इतिहास कहीं ना कहीं लिखा जाएगा तभी तो हम जान पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जो सम्राट अशोक के टाइम पे या मौर्य साम्राज्य के टाइम पे क्या लिखे जाते थे बेटा? अभिलेख लिखे जाते थे। अभिलेखों को मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको समझा दूं तो कोई भी कठोर सतह, कठोर सतह का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ड सरफेस। क्या होता है? हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस पे क्या होता है बेटा? कुरेद कर, ठीक है, लिखा जाता है। अब हार्ड सरफेस क्या हो सकती है? उसमें कोई चट्टान भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, या कोई धातु भी हो सकता है। तो राजा महाराजा जो भी बड़े बड़े काम किया करते थे उन्हें क्या करते थे? एक जगह पर किसी भी कठोर सतह को ढूंढकर लिखवा देते थे ताकि उनकी आने वाले समय तक पहचान बनी रहे, यानी कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उनकी आइडेंटिटी रहे कि उन्होंने ये काम किया है। क्लियर हो गई बात? और आने वाले लोग भी उनसे सीख सके। आपको ये समझ आ गया अभिलेख क्या होता है? एंड में बेटा इस चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आएगा अभिलेख की कमियां, सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर हो गई बात? अब ये अभिलेख समझ आ गया होगा। अब अभिलेखों के बाद बेटा मैं आपको एक और टॉपिक समझाता हूं। एक आता है जनपद। क्या आता है? जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है? देखो जन का मतलब क्या होता है? जनता, और पद का मतलब क्या होता है बेटा? पैर, ठीक है। तो कोई क्षेत्र या कोई भूखंड, भूखंड का मतलब क्या हो गया? भूमि का खंड। तो कोई ऐसा भूखंड जहां पे जनता का एक ग्रुप आकर, एक समूह आकर अपना पैर पसार ले, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? जनपद कहा जाता है। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर उसे जनपद कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? उन जनपदों की क्या हुई? पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, ठीक है। क्या इंक्रीज होने लगी बेटा? पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, यानी कि जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जनपद, कुछ जनपद ऐसे जनसंख्या के विकसित होते होते विकास होने लग गया, यानी कि डेवलपमेंट होने लग गया। तो उन्हीं को क्या कहा जाने लग गया बेटा? महाजन पद। क्या कहा जाने लगा? महाजन पद। मुख्य रूप से 16 महाजन पदों का, यानी कि 16 महाजन पद का हमें क्या मिलता है? वर्णन हुआ मिलता है, जिसमें मुख्य तौर पर कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए बेटा? मैं इधर लिख देता हूं, वज्जी, ठीक है, कुरु, पंचाल, ठीक है, मगध। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा बेटा अभी मगध, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है। वज्जी, कुरु, पंचाल, मगध, सुवर्णगिरी, ठीक है, और भी कई सारे, जैसे कि तोसली हो गया, तक्षशिला हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, कई सारे ऐसे महाजन पद है जो हमें मिले हैं। लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजन पद जो बनकर उभरा वो मगध उभरा। कौन था? मगध। लेकिन मगध के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें एक चीज को समझ लेना चाहिए बेटा, आखिरकार ये जो महाजन पद है इनका साम्राज्य कंट्रोल कैसे होता था, यानी कि क्या सर यहाँ पे कोई राजा काम करता था? तो जी हाँ, अधिकतर महाजन पदों पर तो एक शासक का राज हुआ करता था, यानी कि राजा हुआ करता था। लेकिन कुछ महाजन पद ऐसे भी थे जहां का कोई एक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन राजा नहीं था। वहां पे स्पेसिफिक पर्सन राजा ना होके क्या होता था बेटा? एक समूह शासन चलता था। क्या चलता था? समूह शासन। अब आप कहेंगे सर समूह शासन क्या होता है? इसके लिए बेटा एनसीईआरटी में एक और वर्ड भी लिखा हुआ है, ओलिगार्की। क्या लिखा हुआ है? ओलिगार्की, ठीक है। समूह शासन या ओलिगार्की का मतलब क्या है बच्चा? समूह शासन या ओलिगार्की का मतलब है जहां पे कोई एक पर्सन राजा नहीं होता, बल्कि लोगों का एक ग्रुप, यानी कि समूह राज करता है। ऐसी जगहों को बेटा एक वर्ड और यूज किया गया इनके लिए, गण या संघ। क्या वर्ड यूज किया गया? गण या संघ। तो आपसे पूछे गण या संघ क्या होता है? जहां पे बच्चा कोई एक राजा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पूरे एक समूह, एक लोगों का, पुरुषों का एक समूह काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? गण या संघ कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं बच्चा हम अपने अगले टॉपिक पे। आखिरकार हमने पढ़ तो लिया मौर्य साम्राज्य, लेकिन क्वेश्चन आता है मन में, सर हमें इसकी जानकारी कैसे मिली? यानी कि क्या इसकी जानकारी के कुछ विशेष स्रोत हैं जिनके आधार पर हमने इसकी जानकारी हासिल की? जी हाँ, बिल्कुल।
कुछ विशेष स्रोतों के आधार पर, कुछ सोर्सेज के बेस पे हमें पूरे साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उसकी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आता है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत यानी कि द मेन सोर्सेस ऑफ नॉन अबाउट दी मौर्यन एम्पायर। ठीक है, यानी कि जो मेन सोर्सेस हैं जिनसे हम जान सकते हैं किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहला सोर्स क्या है बेटा, सबसे पहला सोर्स आ जाता है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको एक नाम बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या मंत्री कौन थे? आप कहेंगे सर कौटिल्य। तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी बेटा, अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर सामने आता है। ठीक है, फिर उसी के साथ आ सकता है बेटा, ये जो अर्थशास्त्र है इसमें उधर की पूरी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी दी गई। उसी के साथ आ सकता है बच्चा हमारा क्या, दूसरा आ सकता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे। क्या थे? मेगास्थनीज क्या थे बेटा? एक यूनानी राजदूत थे जो यूनान से आए थे और मौर्य एम्पायर को समझा और उनके बारे में एक ग्रंथ तैयार किया। कौन सा? मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका उनके ग्रंथ का नाम है। आज के टाइम पे इंडिका के तो कोई खास सोर्सेस हमें मिले नहीं है, लेकिन उसका कुछ बचा कुचा हिस्सा मिला है जिससे हम कई सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आ गई बेटा, अभिलेख, यानी कि जो जैसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों से भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। दैट मीन इंस्क्रिप्शन। क्लियर हो गई बात। अब कई सारे अभिलेख हैं जो सम्राट अशोक के टाइम के लिखे हुए हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं आखिरकार उन्होंने क्या किया और किस तरीके से लिखा होगा। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो क्या, आपको पता होगा सम्राट अशोक ने जैन और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा काम किए थे। तो जैन और बौद्ध धर्म के जो भी जैन और बौद्ध धर्म के क्या, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के धम्म, सम्राट अशोक ने धर्मों की रचना की थी। किसकी? धम्म बेसिकली एक नीति थी जो सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई जनता के नैतिक उत्थान के लिए। किसके लिए? जनता के नैतिक उत्थान के लिए। भी समझाता हूं, ये भी कहते हैं सम्राट अशोक पहले राजा बने जिन्होंने जनता के नैतिक उत्थान के लिए काम किया। ठीक है, एक मिनट रुको, अभी समझा रहा हूं। तो उसके साथ और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बेटा एक नाटक आ जाता है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त एक पर्सन है, उन्होंने अपने एक नाटक की रचना की है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। नाटक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आप समझ सकते हैं क्या, 7वें पॉइंट में पुराण। ठीक है, पुराणों के आधार पर भी हम जानकारी लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से विस्तार हुआ। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं जनता के नैतिक उत्थान से जुड़ा हुआ टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, यानी कि यहीं पे धम्म आ गया, तो यहीं पे मैं एक टॉपिक बता देता हूं जो सम्राट अशोक थे। ठीक है, किस प्रकार एक विश्व प्रसिद्ध राजा बने। विश्व प्रसिद्ध राजा मतलब समझ रहे हो ना बेटा, पूरे विश्व में जो फेमस हो गए ऐसे राजा बने। ठीक है, तो देखो समझना बात को, ध्यान देना थोड़ा सा। जब हम बात कर रहे हैं बेटा सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लेते टाइम बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कलिंग का युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने सम्राट अशोक की पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक ऐसा इंसान जो हिंसा का पुजारी हुआ करता था, वो अहिंसा के रास्ते पे चलने लगा। पहले तो सम्राट अशोक को साम्राज्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। जनता को तो वो कीड़े मकोड़े की तरह देखा करते थे, यानी कि राजा को लगता था सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन बाद में सम्राट अशोक ने एक नीति अपनाई जिसमें अशोक ने ये ग्रहण कर लिया कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, पूर्ण रूप से अहिंसा के सिद्धांत पर चलने लगे। क्लियर हुई बात। उसी दौरान बेटा उन्होंने अपने धर्मों की रचना की। धर्मों में क्या था? अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि गुरुओं का आदर करना चाहिए,
सभी धर्मों का पालन, मतलब कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ठीक है, किसी धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जितनी अच्छी अच्छी बातें थी जिससे जनता का नैतिक उत्थान होता हो, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट होता हो, हर एक बात जनता को सिखाई। और कुछ महामात्रों की भी नियुक्ति की जो जनता की भलाई के लिए काम करे। महामात्र का मतलब है ना उच्च अधिकारी। क्या है? उच्च अधिकारी। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए, यानी इंसानों तो छोड़ो जानवरों की भी सोची। उसके साथ सम्राट अशोक ने बेटा विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और बच्चों के लिए आश्रम भी खुलवाए, यानी पूर्ण रूप से जनता के डेवलपमेंट में, जनता के विकास में राजा लग गए। अब इतने अच्छे राजा यार, विश्व प्रसिद्ध होना तो बनता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनका पूरे तरीके से डंका तो बजेगा ही बजेगा। क्लियर हो गई बात? किस तरीके से सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध बन गए। अब आज बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मगध के बारे में, इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा मगध आखिरकार कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। फिर उसके बाद और क्या क्या हुआ इस चैप्टर में, सारी जानकारी के लिए बेटा सेकंड पार्ट का इंतजार करना, जो आपको ट्यूसडे एज इट इज ऑन टाइम टेबल मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले मगध किस प्रकार, मगध किस प्रकार, देखो 16 महाजनपद थे, ठीक है, लेकिन मगध किस प्रकार शक्तिशाली बना, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होया था, ठीक है। 16 महाजनपदों में देखो मान लो भाई 16 बच्चे हैं क्लास में, 16 बच्चों में एक बच्चा टॉप करता है, किस वजह से? रीजन होते हैं ना कुछ, तो ऐसे ही इसके भी कुछ रीजन थे। जैसे कि पहले रीजन की मैं बात करूं बच्चा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा और पहला रीजन था गंगा और सहायक नदियां, गंगा और सहायक नदियां, ठीक है। गंगा और सहायक नदियों का मतलब क्या है बेटा? गंगा और सहायक नदियों का मतलब है यहाँ पे कि गंगा और उससे संबंधित कुछ सहायक नदियां थी जिनसे आराम से वाटर मिल जाता था, यानी कि पानी मिल जाता था, और पानी से बेटा वो आराम से कृषि संबंधी कार्य, ठीक है, कृषि की सिंचाई प्लस ट्रांसपोर्टेशन आराम से कर लेते थे। तो इससे काफी ज्यादा डेवलपमेंट मगध का हुआ। उसके बाद बेटा मगध एक ऐसी जगह बन गया जहां पे ना एक प्राकृतिक रूप से ही घेराबंदी हुई थी, यानी कि चारों ओर ऐसे पहाड़ों की घेराबंदी थी जिससे कि दुश्मन कोई भी अटैक नहीं कर पाता था। अब दुश्मन की नजरों से बचाया, अब कोई भारी आक्रमण हो नहीं रही, युद्ध पर खर्चा हो नहीं रहा, तो डेवलपमेंट तो हो गई होगा। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा जो उधर की कृषि भूमि थी, क्या थी? कृषि भूमि, कृषि भूमि भी काफी उपजाऊ थी, तो उस उपजाऊपन की वजह से काफी ज्यादा कृषि होती थी, तो मगध का विकास तय है, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं प्राकृतिक स्थिति, ठीक है, यानी कि मगध की प्राकृतिक स्थिति ही ऐसी थी। फिर उसके बाद बेटा उधर जंगल थे, जंगलों से क्या होता था? जंगल से हाथी प्राप्त हो जाते थे, तो जंगलों से हाथी प्राप्त होने का मतलब क्या था? जैसे ही जंगलों से हाथियों की वो प्राप्ति करते थे और उन हाथियों का युद्ध में इस्तेमाल करते थे। फिर काफी ज्यादा खनिजों की कोई कमी नहीं थी, है ना, खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और कई सारी बेटा प्लस में लोहे की खदानें थी। क्या थी? लोहे की खदानें, ज्यादा आराम से वो हथियार बनाने के लिए लोहे की प्राप्ति करते थे, यानी कि कहीं ना कहीं मगध के हर एक की फेवर में जा रही थी। प्लस वहां के जो सम्राट थे, ठीक है, सक्षम नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व का मतलब क्या है? देखो जिसका नेतृत्व या जिसका शासन अच्छा होगा वो सम्राट काफी डेवलप करेगा, वो एरिया काफी डेवलप करेगा, ठीक है। तो इनका जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ, किस कारण बेटा? सक्षम नेतृत्व के कारण। सक्षम नेतृत्व में कई सारे ऐसे बड़े राजा हैं जिनकी पॉलिसीज काफी अच्छी होती थी, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु। क्लियर हो गई बच्चा बात? फिर उसके बाद आप और देख सकते हो व्यापार काफी अच्छा था, व्यापार था तो टैक्स आता था, टैक्स आता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, यानी कि मगध का चारों साइड से डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट था, जिस वजह से मगध सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य बनकर उभरा। आगे के चैप्टर जानने के लिए बेटा ट्यूसडे का इंतजार करना, और हाँ कल से टाइम टेबल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।